तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ेफन अपने साथियों को बचाने के लिए पॉइजन वैली में ही रुक गया था, जहाँ पर हमें डिमोनिक बीस्ट और इन कल्टीवेटर्स के दरमियान बहुत ही भयानक जंग देखने को मिली। यहाँ पर ज़ेफन अपनी टीम को बचाने के एकदम करीब था, मगर तभी डीमन किंग्स के हमलों ने उसके सारे प्लान्स फेल कर दिए। साथ ही ब्लड डिवोरिंग फॉर्मेशन भी फुल्ली एक्टिवेट हो चुका था, जिसके चलते पॉइजन वैली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि पूरी की पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो गई। थोड़ी ही देर में जियो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसने देखा कि तीनों डिमोनिक सेक्ट के कल्टीवेटर्स इसमें मारे जा चुके हैं, और फिर ये खबर आग जैसी पूरी दुनिया में फैल गई। ज़ेफन की मौत की खबर से राइचस सेक्ट में मौजूद उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा मायूस थे। इनफैक्ट उसके पुराने मास्टर ने भी ज़ेफन की मौत का मातम मनाया, और इन सब में जियो को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। उसे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था कि ज़ेफन उसे छोड़कर जा चुका है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉलिंग गॉड पास का सीन दिखाया गया, जहाँ पर राइचस पाथ को फॉलो करने वाले किंगमैन सेक्ट के बस 3 डिसाइपल जिंदा बचे थे, और उतने में ही डिमोनिक बीस्ट की टाइड वहाँ पर पहुँच गई। उन सारे डिमोनिक बीस्ट ने इन तीनों डिसाइपल्स को घेर लिया था। साथ ही साथ उनके सामने एक बहुत ही विशाल डीमन किंग था। उसे देखकर तो इन तीनों के होश ही उड़ गए, और तभी उन डिसाइपल्स को किसी की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे सभी साथी बहुत ही भयानक मौत मारे गए। तुमने अपनी आंखों से उन्हें कुचलते हुए या फिर निगलते हुए देख लिया है, मगर इसके बावजूद भी तुम अभी तक ये बैटल ग्राउंड छोड़कर नहीं भागे। दरअसल ये आवाज थी बीस्ट गॉड की, और फिर उसमें से 2 डिसाइपल्स को बीस्ट गॉड ने अपने स्ट्रिंग्स के जरिए उठा लिया। वो दोनों बंदे उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे, और तभी बीस्ट गॉड उस तीसरे बंदे से कहने लगा कि चलो अपने इन दोनों साथियों को खत्म करो, अगर तुम ये काम कर पाए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दरअसल बीस्ट गॉड हमेशा से ही ह्यूमंस का इम्तिहान लेते आया है। वो उनके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पर इंसानों को सेल्फिश होकर खुद को ही चुनना पड़ेगा, और इस बार भी उसने यही किया था। हालांकि वो डिसाइपल उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कह रहा था कि मैं राइचस पाथ को फॉलो करने वाला किंगमैन सेक्ट का डिसाइपल हूँ। अपने ही साथियों को मारकर अगर मुझे जिंदगी मिलती है तो भला ये जिंदगी किस काम की? चाहे मुझे मौत ही क्यों न मिल जाए, मैं अपने साथियों को कभी धोखा नहीं दूंगा। हमने हमेशा सच्चाई की राह पर चलने की कसम ली है, लेकिन उसे तुम्हारे जैसा डीमन कभी भी समझ नहीं सकता। तुम तो बस अपने मजे के लिए मासूम इंसानों को मार रहे हो। तुम्हारे जैसे पत्थर दिल बंदे से भला रहम की क्या ही उम्मीद। ये सुनकर तो बीस्ट गॉड को अब उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा उन ट्रैप किए हुए डिसाइपल्स पर उतारने लगा, जिससे उन दोनों बंदों को हद से ज्यादा तकलीफ होने लगी। मगर फिर भी वो अपने आखिरी पलों में बीस्ट गॉड से कहने लगे कि हमारे लीडर के पास ज़ीशुआन सोर्ड है, फिर चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उस सोर्ड की एक ही स्ट्राइक तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हो जाएगी। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस दुनिया पर राज करोगे, मगर जल्द ही तुम्हारा ये भ्रम टूटने वाला है। तो उन दोनों का मुंह बंद करने के लिए बीस्ट गॉड ने तुरंत ही उन्हें क्रश कर दिया। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो तीसरा डिसाइपल काफी ज्यादा भड़क गया था, इसीलिए वो बीस्ट गॉड पर हमला करने के लिए उसके पीछे जाने लगा, मगर रास्ते में उसे हजारों डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना था। इधर बीस्ट गॉड स्माइल करते हुए कहने लगा कि किंगमैन सेक्ट, मुझे तुम्हारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा पसंद आए। जब ये पूरा आसमान तुम पर टूट पड़ेगा तब तुम्हारा नजारा देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। राइचस पाथ के फॉलोअर्स को मरता हुआ देखने में जो खुशी है वो किसी और चीज में नहीं मिल सकती। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें किंगमैन सेक्ट दिखाया गया, जहाँ पर किंगमैन सेक्ट यानीन टेम्पल और फिनशियांग वैली के सभी डिसाइपल्स मौजूद थे। सो गाइस, ये उस दिन की कहानी है जब डिमोनिक सेक्ट के एनिहिलेट होने की खबर इन्हें मिल चुकी थी। किंगमैन सेक्ट के लीडर को तो इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि जिन्होंने उन्हें बता रहा था कि जब हम पॉइजनस वैली में गए तब वहाँ पर तीनों डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल्स की लाशें थी। शायद वो सभी लोग डिमोनिक बीस्ट की टाइड में मारे गए होंगे, जिनमें की डिमोनिक कल्ट के सबसे फेमस लोग भी शामिल हैं। इस खबर से सभी लोग शॉक हो गए, सिवाय फिनशियांग वैली के लीडर युनलान के। उसके चेहरे पर हम एक ईवल स्माइल देख पाते हैं। साथ ही मास्टर शियो अपने डिसाइपल जियो के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी कि आखिर जियो की सारी स्पिरिचुअल पावर अचानक से एग्जॉस्ट कैसे हो गई, जिस पर जेंग कहने लगा, सीनियर, दरअसल मिस जियो ने एक ड्रैगन के साथ बैटल की थी। आपने एंशिएंट ड्रैगन का जिक्र तो सुना ही होगा। उन्हें मारना इतना आसान नहीं होता, तो उसे मारने के चक्कर में उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो गई। साथ ही वो फॉलिंग गॉड पास से सीधे पॉइजनस वैली की तरफ रवाना हुई थी। तो रास्ते में भी उन्होंने कई सारे डिमोनिक बीस्ट का खात्मा किया, और यही वजह है कि वो पॉइजनस वैली में जाते ही बेहोश हो गई। हालांकि मास्टर शियो को पता था कि उसके डिसाइपल जियो इतनी कमजोर नहीं कि डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए बेहोश हो
हो जाए। जरूर से इसमें ज़ाओफान को कोई न कोई कनेक्शन होगा। उतने में ही किंगमेंग सेक्ट के लीडर कहने लगे कि डिमोनिक बीस्ट काफी ज्यादा भयानक है। इनके पास तो ऐसी मैजिकल पावर्स है जिनका हम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इन्हें हराना है तो हमें एक परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर इस बैटल को जीतने के हमारे चांसेस हैं। उतने में ही एक डिसाइपल आकर अपने लीडर को खबर देता है कि फॉलिंग गॉड पास की सिचुएशन अब बद से बदतर हो चुकी। वहाँ पर थोड़ी देर में एक बहुत ही विशाल बीस्ट टाइड पहुँच जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सीनियर शाओ उन्हें रोक नहीं पाएंगे। साथ ही साथ हम अपने तीनों सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स को भी खो देंगे। जो सुनते ही तो हॉल के सभी लोग काफी ज्यादा टेंस हो गए। तभी लीडर कहने लगे कि अब हमें फॉलिन गॉड पास को छोड़ना पड़ेगा। हम उन डीमंस को अपनी टेरिटरी में आने देंगे और फिर उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमारे प्लान्स को इनिशिएट करने से पहले फॉलिन गॉड पास में हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें वापस सेक्ट में लाना होगा। तो सेक्ट लीडर ने इस काम की जिम्मेदारी जिन यू और जेंग पर सौंप दी। वो कहने लगे कि तुम अपने साथ डिसाइपल्स की एक टीम लेके जाओगे ताकि वहाँ जाने के बाद तुम अपने साथियों को सपोर्ट कर सको। बस तुम्हें थोड़ी देर तक उन डिमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी ताकि हमें यहाँ पर प्लानिंग बनाने का थोड़ा सा वक्त मिल जाए और फिर सही मौका मिलते ही वहाँ फंसे सभी डिसाइपल्स को लेकर वापस किंगमेंग सेक्ट पहुँच जाना। और अब सीन शिफ्ट होकर हम ज़ाओफान को देख पाते हैं जो कि पॉइजनस वैली में एक्सप्लोड हुए फॉर्मेशन के चलते बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब काफी वक्त गुजरने के बाद उसे फाइनली होश आ चुका था। तभी उससे मिलने के लिए शाओबी पहुंच जाती है। दरअसल ज़ाओफान उस एक्सप्लोजन में मारा जाता मगर शाओबी ने समय रहते वहां आकर उसे बचा लिया था। ज़ाओफान ने जैसे होश संभाला वो तुरंत ही शाओबी का शुक्रिया अदा करने लगा। यहाँ पर शाओबी को अच्छे से पता था कि ज़ाओफान कितना ज्यादा मायूस होगा। उससे कहने लगी कि तुमने अपने दोस्तों को बचाने के लिए वैली में रुकने का फैसला लिया था मगर अफसोस तुम जैसा चाहती थी वैसा हो नहीं पाया। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें फिलहाल कैसे फील हो रहा होगा। जिस पर ज़ाओफान कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर असल में तो ज़ाओफान के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान उठा था। वो सोचता है कि मैं जिंदा तो हूँ मगर इस जिंदगी का मैं क्या करूँगा। अब तो बियाओ को बचाने की भी मेरे पास कोई उम्मीद बाकी नहीं है। डीमन सेक्ट में भी अब मेरे लिए कोई जगह बची नहीं होगी। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूँ तो भी इस जंग को रोक नहीं पाऊंगा। अगर ये जंग एक रथ है तो मैं बस उसे रोकने वाली एक चींटी हूँ। मेरा इसके सामने कोई एग्जिस्टेंस नहीं। किंगमेंग सेक्ट और डिमोनिक बीस्ट की बैटल का जो विजन मैंने देखा था शायद वो सच होगा। मैं चाहकर भी उस कैटास्ट्रोफी को रोक नहीं सकता। और उतने में ज़ाओफान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। दरअसल ज़ाओफान के ब्लड डिवावरिंग मेस ने उस पर अटैक कर दिया था जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज होने लगी। शाओ भी उस पावर से बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। वहीं पर ज़ाओफान के मंकी को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उतने में अचानक से फ्लेम डिस आर्टिफैक्ट एक्टिवेट होकर अपनी यांग एनर्जी को रिलीज करने लगा। उसी फ्लेम डिस आर्टिफैक्ट ने ज़ाओफान की जान बचा ली थी। उतने में ही शाओ भी जाकर उसे संभालने लगी। वो ज़ाओफान को बताती है कि तुम्हारी मेस में जो सोल कैप्चरिंग बीड है उसी ने तुम्हारे हार्ट पर अटैक किया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि फ्लेम डिस्क आर्टिफैक्ट ने तुम्हें बचा लिया मगर हर बार ये तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। हालांकि ज़ाओफान पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी शाओबी ने उसे रोक लिया। वो ज़ाओफान को बताने लगी कि ये ब्लड डिवावरिंग वेपन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। धीरे धीरे करके ये तुम्हारी पूरी बॉडी को खा जाएगा। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो इस वेपन को जल्दी से कहीं पर दफन कर दो। साथ ही तुम्हें इस फ्लेम डिस्क आर्टिफैक्ट की पावर को बढ़ाना होगा ताकि इसकी यांग एनर्जी तुम्हारी बॉडी को अंदर से प्योर कर पाए। मगर ज़ाओफान इस पर कोई जवाब नहीं देता जो देखकर शाओबी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं रहा। हालांकि इस पर भी ज़ाओफान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो शाओबी उससे कह रही थी कि तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक अपने सारे कर्जे उतार न दो। तुमने अभी तक बियाओ को भी अवेकन नहीं किया। जब तक वो जिंदा नहीं होती तब तक तुम मर नहीं सकते। यहाँ पर शाओबी बस उसे कन्विंस करना चाहती थी कि उसने इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन ज़ाओफान को इस जिंदगी से जरा भी लगाव नहीं रहा, इसलिए शाओबी की कोई भी बात उस पर असर नहीं कर रही थी। अब उसके वहाँ से बाहर आते ही डीमन किंग से उसकी मुलाकात हुई। डीमन किंग उसे बता रहा था कि हम अपने क्लैन को लेकर किसी और जगह शिफ्ट होने वाले हैं। हम कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो ज़ाओफान उन्हें बताने लगा कि लगभग यहाँ से 10,000 मील दूरी पर एक
रेगिस्तान है। अगर आप चाहो तो हमारे क्लैन को वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही कि आप बियाओ को वहाँ पर कैसे ले जाओगे। जिस पर डीमन किंग कहने लगे कि ना, बियाओ हमारे साथ नहीं जाएगी, उसे तो यहीं पर रुकना पड़ेगा। यहाँ से निकलते ही हम इस माउंटेन पर सेटअप किए हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेंगे ताकि बियाओ यहाँ पर महफूज रह पाए। साथ ही कम से कम महीने में एक बार हमें यहाँ आकर उसे चेक करना होगा। वैसे तो मैं बियाओ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर क्लैन को बचाना है तो हमें ये फैसला लेना होगा। तभी ज़्याफन उनसे पूछता है कि क्या मैं बियाओ के साथ यहीं पर रुक सकता हूँ। उसे पता नहीं था कि डीमन किंग इस पर क्या जवाब देगा, लेकिन इस बार डीमन किंग ने उसे हाँ बोल दी थी। अब सीन शिफ्ट होकर हम जियू को देख पाते, जो कि अपनी सोड को क्लीन करते हुए ज़्याफन के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही उसे जिन्यू की कई बातें याद आने लगी। उसने हॉल में बताया था कि डेमोनिक सेक्ट के ऑलमोस्ट सभी फेमस लोग मारे गए हैं। यहाँ पर जियू ज़्याफन के लिए रोने लगी थी और उतने में उस पर बैम्बू लीफ से अटैक हो गए। तो जियू बड़ी ही तेजी के साथ अपनी सोड को काफी एलिगेंट तरीके से मूव करते हुए इन सारे लीफ अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगी। और तभी जियू पर एक पाम अटैक हुआ, जिसे जियू भी अपने पाम से रोक लेती है, मगर इस हल्के से क्लैश में जियू काफी पीछे पुश हो गई। दरअसल उस पर अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी मास्टर शियू है। अपने मास्टर को सामने देखते ही जियू तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लगी। तभी मास्टर शियू से पूछती कि जियू, मुझे एक बात सच बताओ, क्या तुम उस बंदे से मिली थी? अब यहाँ पर जियू को समझ नहीं आ रहा था कि उसने इसका क्या जवाब देना चाहिए। वो कहती, मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हो। तो मास्टर उससे कहने लगी कि मैं ज़्याफन की बात कर रही हूँ, जो कि डीमन किंग सेक्ट का डिसाइपल है। तो बोलो, क्या तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी? ज़्याफन का नाम सुनते ही जियू सीधे घुटनों पर बैठ जाती है। मास्टर कह रही थी, जियू पता नहीं तुम कितनी बार मुझसे झूठ बोलोगी। मैंने तुम्हें हर बार यही बताया था कि उस बंदे से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। तो जियू शर्मिंदा होकर अपने मास्टर से माफी मांगने लगी। हालांकि मास्टर को पता था कि जियू एक रेबल बन चुकी है, वो इतनी आसानी से उनकी बात नहीं सुनेगी, मगर फिर भी वो जियू को समझाने की एक आखिरी कोशिश करती है। वो उसे बताने लगी कि तुम कल्टीवेशन में एक टॉप टैलेंट मानी जाती हो। हमारी यंगर जनरेशन में ऐसा कोई नहीं जो कल्टीवेशन में तुम्हें मात दे पाए। आगे चलकर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, मुझे तुमसे काफी सारी उम्मीदें हैं। अपने मास्टर को यूं बेबस होता हुआ देखकर जियू को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कह रही थी, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने आपको निराश किया है। जब मैं छोटी थी तब आपने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी, मुझे हर बार सपोर्ट किया। इससे बड़ा एहसान कोई किसी पर कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, हर बार आपसे झूठ बोला। मैं चाहती हूँ कि आप इन एहसानों के बदले मुझे खत्म कर दे। मैं आपने दी हुई जिंदगी के जरा भी काबिल नहीं हूँ। जिस पर मास्टर कहने लगी, जियू अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकती हो। अगर तुम ज़ाफन के साथ अपने मोहब्बत के रिश्ते को तोड़ दो तो मैं ये पिक तुम्हारे हवाले करूंगी। तुम्हें सारी फैसिलिटीज दी जाएगी ताकि तुम कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू पाओ। जिस पर जियू कहने लगी कि अपने मास्टर को धोखा देने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अगर ज़ाफन जिंदा होता और मेरी उससे मुलाकात होती तो मैं मेरी इसी टियानिया सोड से उसका गला काट देती। ज़ाफन की मौत का जिक्र करते साथ ही जियू ने अपने हाथ को भी काट लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदी उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। वो कहने लगी, मास्टर आपको खुश करने के लिए मैं ज़ाफन को अपने हाथों से मार सकती हूँ, लेकिन आपकी ये डिसाइपल मोहब्बत का रिश्ता तोड़ नहीं सकती। चाहे आप इसे मेरी कमजोरी ही क्यों ना समझो, लेकिन मैं उससे अलग नहीं हो सकती। जो सुनते ही मास्टर शियू उस पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कह रही थी कि तुम एक गद्दार हो, आज के बाद मैं कभी तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। तो इस तरह से जियू ने सिर्फ ज़ाफन के खातिर अपने मास्टर से भी रिश्ते खराब कर लिए। वहीं दूसरी तरफ ज़ाफन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उससे मिलने के लिए ज़ूकियो पहुंच गई। तो ज़ाफन उनसे पूछने लगा कि बताइए सीनियर, आप यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर ज़ूकियो कहने लगी कि मैं तुम्हें एक खबर देने आई थी। दरअसल पॉइजनस वैली की तरफ आने वाले सभी डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वजह से सीधे फॉलिन गॉड पास की तरफ रवाना हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में राइचस पाथ के सभी डिसाइपल्स मारे जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने इस बीस्ट टाइड को रोकने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, इन डिमोनिक बीस्ट को रोकना हम ह्यूमंस के बस की बात नहीं है। ये डिजास्टर ऐसा है जिसे हम कभी भी रोक नहीं पाएंगे। बस कुछ ही दिनों के अंदर ये डिमोनिक बीस्ट हमारी पूरी दुनिया को साफ कर देंगे और मेरे ख्याल से अब तुमने भी हार मान लेनी चाहिए। लेकिन ज़ाफन उन लोगों में से था जो कभी हार नहीं मानता। वो अपने ग्रे मंकी को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया।
जिसके बाद हमें फॉलिन गॉड पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगमेन सेक्ट के डिसाइपल्स ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। मगर एक को मारो तो वहाँ पर 100 और आते जा रहे थे। साथ ही हम टियानियन टेम्पल के फाशियांग को भी देख पाते, जो कि गोल्डन बेल्स को क्रिएट करते हुए अपने साथियों को बचाने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब वो ज्यादा देर तक इस जंग में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर जिनियो और जेंग पहुँच गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 10,000 सोर्ड फॉर्मेशंस क्रिएट करते हुए तुरंत ही उन बीस्ट पर तलवारों की बारिश करना शुरू कर दी थी, जिसके कांटेक्ट में आने वाला हर एक डिमोनिक बीस्ट मारा गया। वहीं पर फिनशांग वैली का लीजन कह रहा था कि सेक्ट से मदद आ चुकी है, अब शायद हम इन डिमोनिक बीस्ट का मुकाबला कर पाएंगे। हालांकि एक ही सेकंड के अंदर इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि आसमान में हजारों लाखों फायरबॉल रिलीज कर दिए थे, जो कि इन तीनों सेक्ट के डिसाइपल्स को मारने के लिए काफी हो जाएंगे। तो सीनियर शाओ ने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जल्दी से डिफेंस को एक्टिवेट कर दो। हालांकि तब तक उनके कई सारे डिसाइपल्स ऑलरेडी मारे जा चुके थे। पूरी की पूरी फॉलिंग गॉड पास में एक भयानक मंजर छा चुका था। अभी भी इलाइट डिसाइपल्स ने हार नहीं मानी थी, लेकिन फिर उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर ही उनके होश उड़ गए। दरअसल एक बहुत ही जायंट फायरबॉल उन पर बरसने वाला था। अगर ये यहाँ पर गिर जाए तो ये सभी लोग मारे जाएंगे। इनके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे करते हुए वो फायरबॉल फॉलिंग गॉड पास के एकदम करीब आ चुका था। मगर तभी हम देखते कि टियानियन टेम्पल के फाशान और फाशियांग उसे रोकने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने अपने डिवाइन रुइंस को उस फायरबॉल पर रिलीज कर दिया था। दरअसल इस टेक्निक को फेंगजेंग बोधी कहा जाता था, जिसका यूज करते हुए इन्होंने उस फायरबॉल को अपने स्पेल्स में जकड़ लिया। मगर उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ ये दोनों काफी नहीं हो सकते, इन्हें और सपोर्ट की जरूरत थी। उतने में ही सीनियर शाओ ने तुरंत ही जाकर 7 स्टार ओरिजिन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया और अब उन्हीं 7 स्टार्स की पावर का यूज करते हुए उन्होंने वहाँ पर एक जायंट सोर्ड बना ली थी, जो कि उस फायरबॉल को ब्रेक करने का काम करती है। हालांकि अभी भी वो फायरबॉल पूरी तरह से इंटैक्ट था, जो देखते ही जिनियो ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जेंग भी उसका साथ दे रहा था, जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर एक ड्यूअल फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया, जिसे 3000 स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। उन दोनों का ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा भयानक था कि उसने उस फायरबॉल पर कई सारे स्लैशेस रिलीज किए और फाइनली वो फायरबॉल छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील होकर नीचे क्रैश होने लगा। इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़े विनाश को होने से रोक लिया था। वहीं पर जेंग देखता है कि टियानियन टेम्पल के मॉन्क्स बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, मगर इससे पहले कि वो अपने साथियों को चेक कर पाए, वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगी और अब वहाँ की जमीन को चीरते हुए एक एंशिएंट ड्रैगन उसमें से बाहर आ गया। ये लोग तो उस बड़े से ड्रैगन को देखकर ही हैरान थे। ऐसा कहा जाता था कि इन ड्रैगन्स को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगर बात इन एलाइट डिसाइपल्स की जाए तो ये तो पहले से ही बुरी तरह से एग्जॉस्ट थे। उतने में ही वो ड्रैगन अपने बोन विंग्स की मदद से फॉलिंग गॉड पास को डिस्ट्रॉय करने लगा। उसने देखते ही देखते इन सभी लोगों को हवा में उछाल दिया था और अब वो अपनी ब्लड स्ट्राइक्स रिलीज करने लगता है, जो कि एक सोर्ड से भी ज्यादा शार्प थी। इन ब्लड स्ट्राइक की चपेट में आकर न जाने कितने सारे डिसाइपल मौत के घाट उतर गए थे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने हार नहीं मानी। पहले तो इनका प्लान था मौका मिलते ही यहाँ से भागने का, मगर अब इन्हें लग रहा था कि शायद वो यहीं पर मारे जाएंगे। सीनियर शाओ खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि क्या यही हमारा अंत है। वहीं पर टियानियन टेम्पल के मॉन्क्स अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए सीधे उन डिमोनिक बीस्ट पर कूद पड़े। उन्हें अच्छे से पता था कि जल्दी उनका शिकार हो जाएगा, लेकिन वो कल्टीवेटर ही क्या जो इतनी आसानी से हार मान ले। यहाँ पर हम 2 और डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जिनका एंशिएंट रिकॉर्ड में एज अ बोन स्नेक जिक्र था। तो अब इन 2 भयानक बीस्ट के होते हुए ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि ज़ाओफान के मास्टर वांग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहाँ पर आते ही अपनी चियांगयांग फायर टेक्निक का यूज करते हुए अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि सीधे जाकर उस स्नेक बोन पर अटैक कर देता है। फायर ड्रैगन के सामने तो उस स्नेक बोन की एक न चली। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि आसमान से आइस की बारिश हो रही, जो कि सीधे जाकर उन डिमोनिक बीस्ट को फ्रीज करने लगी थी। न जाने कितने सारे डिमोनिक बीस्ट उस बर्फ में पूरी तरह से ट्रैप हो गए थे। दरअसल इस टेक्निक का नाम था ऑटम वाटर कंडेंसिंग फ्रॉस्ट और ये मास्टर शियो की सिग्नेचर मूव है। इधर डिसाइपल्स अपने 2 एल्डर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। अगर ये लोग समय रहते यहाँ नहीं पहुँचते तो इनका काम तमाम हो जाता। साथ ही मास्टर वांग अपने डिसाइपल्स की तारीफ करते हुए कहने लगे कि तुमने अभी तक फॉलिंग गॉड पास को प्रोटेक्ट किया, तुम्हारी जज्बे और हिम्मत की हम रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं पर बोन स्नेक की चीखें सुनाई देने लगी। मास्टर के फायर ड्रैगन ने अभी
भी उसे दबोच के रखा था। तभी मास्टर वांग डिसाइपल से कहने लगे कि अब तुम सभी लोग किंगमिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाओ। मैं और मास्टर शियो इन डिमोनिक बीस्ट को यहीं पर रोक के रखेंगे। फटाफट से फॉलिंग गॉड पास को खाली कर दो। वहीं पर सीनियर शॉ भी अपने डिसाइपल्स को हुक्म दे रहे थे कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। किसी और दिन हम हार और जीत का फैसला करेंगे। थोड़ी देर में मास्टर वांग कहने लगे कि अब हमारे डिसाइपल यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमें भी यहाँ से निकलना होगा। तो शियो और मास्टर वांग तुरंत ही वहाँ से किंगमिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। अब उन दोनों के वहाँ से जाते ही डिमोनिक बीस्ट में एक नया जोश आ चुका था। उनका अगला टारगेट होगा किंगमिंग सेक्ट, जहाँ पर किंगमिंग सेक्ट के लोग ऑलरेडी इनके स्वागत के लिए तैयार होंगे। मगर क्या वो लोग बीस्ट गॉड को हरा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल था। क्योंकि ज़ाओफान के विजन के अकॉर्डिंग किंगमिंग सेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसमें ज़ाओफान ने अपनी फैमिली, अपने दोस्त और अपनी मोहब्बत को खो दिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक वैली का सीन दिखाया गया। गाइस मेरे ख्याल से ये पॉइजनस वैली हो सकती है, जहाँ पर हम हजारों लाखों इंसेक्ट को फ्लाई होता हुआ देख पाते हैं। और फिर आखिर में हमें ड्रैगन जैसे कुछ विजन्स दिखाए गए, जिन्होंने ढेर सारी डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब किया था। मेरे ख्याल से ये कहानी में कोई नया ट्विस्ट होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।